अगर आप पार्ट 2 के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप स्टोर से बाय कर सकते हैं। वेलकम टू वेल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द यूएसए पढ़ेंगे। अब यही कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इस नेम से भी आती है कि आपसे वो पूछेंगे एवोल्यूशन बताएं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की, या आपसे वो कहेंगे इसकी हिस्ट्री बताएं, या वो आपसे कहेंगे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बताएं। तो डिफरेंट नामों से आएगी ये बात, लेकिन आपको एक ही आंसर देना है, ठीक है। चाहे एवोल्यूशन पूछें चाहे हिस्ट्री पूछें, एक ही आंसर देना है। तो वीडियो हम स्टार्ट करने लगे इंट्रोडक्शन से। मैंने इंट्रोडक्शन 2 लाइन्स का लिखा है, आप इसे लंबा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश सिस्टम। इस लाइन का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, अमेरिका का जो कंट्री है ना वो अलग से नहीं था। पहले ये अमेरिका यूके का ही एक हिस्सा था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके का जो मुल्क है उसी का ही पहले ये एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने जिसकी वजह से अमेरिकन्स यूके के लोगों से, यानी कि यूके के मुल्क से ही अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया, ठीक है। तो अमेरिका में जितने भी लॉज मौजूद हैं या जो कुछ भी मौजूद है, ज़्यादातर चीज़ें वो यूके से ही ली गई हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि अमेरिका का जितना भी पॉलिटिकल निज़ाम है वो ब्रिटिश से लिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले ये इसी का ही हिस्सा हुआ करता था। मॉन्टेस्क्यू सेड दैट द अमेरिकन्स लीगल सिस्टम, मॉन्टेस्क्यू एक पर्सन थे जिनके पास लॉ की बड़ी अच्छी नॉलेज थी, और इनका नेम आपको याद रखना पड़ेगा। ये पार्ट 2 में भी बहुत दफ़ा दोहराया जाएगा और आपके अगले सालों में भी इनका नेम बार बार आएगा। मॉन्टेस्क्यू कहते थे कि जो अमेरिकन लीगल सिस्टम है हैज़ अ डीप रूट्स इन द इंग्लिश लीगल लॉज एंड इंस्टीट्यूट। इस लाइन का मतलब ये है कि मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि जितने भी लॉ जो अमेरिका में मौजूद हैं वो सारे लॉ बेसिकली ब्रिटिश वाले लॉ हैं। तो हम ब्रिटिश को इंग्लिश लॉज भी कहते हैं, यानी कि ब्रिटिश वाले लॉज को हम इंग्लिश लॉज भी कहते हैं। तो आसान अल्फाज में इन्होंने भी वही सेम बात बोली है जो मैंने बोली, कि जितना भी लॉ मौजूद है अमेरिका में वो सारे के सारे ब्रिटिश लॉज हैं, यानी कि इंग्लिश लॉज है। आप उसको ब्रिटिश लॉज की जगह इंग्लिश लॉज लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बता दिए, फिर आपने इसकी हिस्ट्री से ही स्टार्टिंग ले लेनी है। हिस्ट्री ऑफ द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है हमारे पास ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, इस लाइन का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश लोग थे, यूके के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा असर डालते थे अपना अमेरिकन्स पे। अमेरिकन समझ लें कि उनको ब्रिटिश लोग ना अमेरिकन्स को दबाने की कोशिश करते थे, ठीक है। हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ब्रिटिश लोग बैठे होते थे, अमेरिकन्स नहीं बैठे होते थे। तो ये एक दौर था उस वक्त इसी रीज़न की वजह से अमेरिका अलग हुआ, ताकि अमेरिकन्स को भी उसी तरह से ही इज़्ज़त मिले जैसे कि ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश के लोगों को मिलती थी। तो यहाँ पे लिखा है द अमेरिकन सिस्टम वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटेन, कि अमेरिका का जितना भी सिस्टम है, चाहे आप पॉलिटिक्स उठा के देखो अमेरिका की, चाहे हम लॉज उठा के देखें, तो अमेरिका का जितना भी एक सिस्टम है वो ब्रिटेन से बड़ा मुतासिर हुआ है। ब्रिटेन का मतलब ये है कि जो यूके में जो लोग थे और यूके के अंदर जितने लॉज थे, जो पॉलिटिकल निज़ाम चल रहा था, उसी से अमेरिकन्स बड़े मुतासिर हुए, और उनके अपने मुल्क में भी, अमेरिका में भी सेम यूके वाले ही लॉज और पॉलिटिकल निज़ाम स्टार्ट हुआ था, वही सेम चीज़ें थी। तो जो अमेरिकन लॉज थे और जो पॉलिटिक्स थी टुक मेन आइडियाज़ फ्रॉम द इंग्लिश ट्रेडिशन। यहाँ पे ये बात लिखी कि जो अमेरिका के जितने लॉज बनाए गए, अमेरिका का जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम जो मौजूद है, उसके अंदर जितने भी चीज़ें ली गई हैं वो सारी कहाँ से ली गई? इंग्लिश ट्रेडिशन से। ट्रेडिशन का मतलब है रवायात, रहन सहन का तरीका, यानी कि जैसे जो ब्रिटिश लोग थे, यूके के जो लोग थे, जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से वो अपना पॉलिटिकल निज़ाम चलाते थे, जैसे वो अपनी हुकूमतें चलाते थे, उसी सेम चीज़ को अमेरिकन्स ने भी कॉपी किया, अपने लॉज में लिखा, अपने पॉलिटिकल निज़ाम को भी उसी तरह ही इन्होंने चलाया। ये बात जब आपने बोल दी, फिर हम आते हैं 13 कॉलोनीज़ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है 13 कॉलोनीज़, ये हमने स्किप नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिस्ट्री में से 13 कॉलोनी हटा देते हैं। यही तो मेन हिस्ट्री है जिसको आपने लाजमी लिखना है। अब इसमें ऐसा क्या है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है 13 कॉलोनीज़ की, ये जब हम रीड करेंगे तो आपको बातें बहुत सी पता चलेंगी। बिटवीन 1607 एंड 1733, ये इन सालों के दौर में इंग्लिश सेट अप 13 कॉलोनीज इन द नॉर्थ अमेरिकन। जो ब्रिटिश लोग थे, यानी कि जो यूके के लोग थे, उन्होंने क्या किया, ज़ाहिर है जब
अमेरिका अलग मुल्क नहीं बना था, अमेरिका भी पहले किसका हिस्सा था, यूके के ही मुल्क का ही एक हिस्सा था। तो जो यूके के लोग थे उन्होंने जब देखा कि अमेरिकन्स इस इलाके में रह रहे हैं तो उन इलाकों में इन यूके के लोगों ने कुछ कॉलोनीज़ तैयार की। उस वक्त 13 कॉलोनीज़ मौजूद थी जिसमें अमेरिकन्स रहा करते थे। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है कि इन सालों में अंग्रेज़ लोगों ने, यूके के लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की साइड, यानी कि समझ लीजिए जो डब्बा है ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके अंदर जो है यूके के लोगों ने कॉलोनीज़ तकरीबन 13 तक बनवाई। ठीक है, अब इन 13 कॉलोनीज़ में 3 तरह की कॉलोनीज़ हुआ करती थी। ठीक है, अब उन कॉलोनीज़ का डिवीजन इस तरह से था कि कुछ अमेरिकन ट्रेडिंग करते थे, यानी कि चीज़ें वगैरह बना के बेचते थे, कुछ अमीर थे, कुछ आज़ाद अमेरिकन भी थे। आज़ाद अमेरिकन का मतलब ये है कि अंग्रेज़ यूके के किंग्स एंड क्वींस की वो बात नहीं मानते थे, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी भी जीते थे। तो हर तरह के अमेरिकन उस कॉलोनी में रहते थे। अब उसी कॉलोनी में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आता है न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज़, मिडल कॉलोनीज़ एंड साउथर्न कॉलोनीज़। तो इस तरह से डिफरेंट डिवीजन्स बनाई हुई हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक नक्शा अभी बना के दिया है जिसमें बताया जा रहा है कि इस तरह से डिफरेंट कॉलोनीज़ है। एक कॉलोनी का नाम है मैनचेस्टर, फिर दूसरे कॉलोनी का नाम है न्यू जर्सी एंड मैरीलैंड। इस तरह से फिर मैंने बहुत सारी कॉलोनीज़ इसमें बना ली हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक पे वापस आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि दे हैड सम सेल्फ रोल बट वर कंट्रोल बाय ब्रिटेन। यहाँ पे हम पीछे जाते हैं पिछली बात पे कि ये जितनी भी कॉलोनीज़ बनाई गई थी, यही वो 13 कॉलोनीज़ है, लेकिन इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये जितनी भी कॉलोनीज़ थी ये चलती तो खुद थी, अमेरिकन इनको खुद भी रन कर सकते थे, इन इलाकों में खुद वर्क करते थे, लेकिन इन पे असल कंट्रोल कौन करता था? ब्रिटेन के लोग, यानी कि यूके के लोग इन पे कंट्रोल रखते थे। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है यूके के अंदर जो वहाँ के किंग्स क्वींस थे, वहाँ की जो हुकूमत थी, उनका पूरा कंट्रोल इन कॉलोनीज़ पे होता था। इसका मतलब ये है कि इन कॉलोनीज़ में अमेरिकन जितने भी रहते थे उनको टैक्स पे करना होता था यूके के गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बात आप लोगों ने समझ ली। अब हम आते हैं कॉजेज़ ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉजेज़ का मतलब ये है कि क्या वजह बनी कि जो अमेरिकन लोग थे जो इन कॉलोनीज़ में रहते थे उनको आज़ादी चाहिए थी ब्रिटिश के लोगों से, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश वाले मुल्क से। ऐसा क्या रीजंस बनी, वो रीजंस अब हम पढ़ने लगे। ब्रिटेन ट्राइड टू टैक्स एंड कंट्रोल ट्रेड आफ्टर विनिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। अब इस फर्स्ट लाइन का हम मतलब समझते हैं। जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट यानी कि किंग्स वगैरह की जंग चल रही थी फ्रांस के मुल्क के साथ और इंडिया के मुल्क के साथ, तो जब इंडिया और फ्रांस के साथ इन्होंने अपनी जंग जीत ली तो इन ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स लगाना शुरू कर दिया अमेरिकन्स की कॉलोनी के लोगों पे, और जितना भी वो ट्रेडिंग करते थे, यानी कि अमेरिकन लोग जो प्रोडक्ट्स बना के दूसरे मुल्कों में बेच के पैसा कमाते थे, उस ट्रेडिंग पे भी इन ब्रिटिश लोगों ने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये जो चीज़ थी टैक्स लगाना और ट्रेडिंग पे कंट्रोल करना, ये चीज़ कॉलोनिस्ट के लोगों को, यानी कि जो अमेरिकन कॉलोनी में रहते थे उनको हम कॉलोनिस्ट कहते हैं, इन्हीं कॉलोनिस्ट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके जो राइट्स हैं वर बीइंग टेकन अवे। इनको ऐसा लगने लग गया कि ब्रिटिश लोग इनके जो राइट्स हैं, जैसे कि खुली ट्रेडिंग करना, ये सब ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह टेंशन इस हद तक बढ़ गई, यानी कि टेंशन का मतलब है कि ये जो थिंकिंग है कि ये अंग्रेज़ इन अमेरिकन्स को तंग कर रहे हैं, इन पे टैक्स लगा रहे हैं, इनकी ट्रेडिंग पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर क्या हुआ? 1775 का साल स्टार्ट हुआ। ये वो साल था जब रेवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हुई थी। रेवोल्यूशनरी वॉर का मतलब ये है कि एक पर्सन जिसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन, उनकी ये मैंने पिक्चर भी लगा दी है। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे एज अ लीडर का रोल अदा करते, ये ख़ुद भी अमेरिकन ही थे, यानी कि वो जो 13 कॉलोनीज़ में जो अमेरिकन रहते थे वही सेम ये भी एक अमेरिकन ही थे जो पूरे उन 13 कॉलोनीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, और इन्होंने ही जंग जिताने में बड़ी मदद की। अब ये जंग कैसे हुई, क्या हुआ? इसमें हुआ ये था, जैसे कि इंडिया की अगर हम एग्जांपल लें, इंडिया के साथ ही पहले पाकिस्तान भी हुआ करता था। हमारी पाकिस्तान स्टडी की हिस्ट्री यही थी कि हम भी पहले इंडिया का ही हिस्सा थे, बाद में हम इंडिया से अलग हो गए, अलग मुल्क बन गए पाकिस्तान। वैसे ही अमेरिका के साथ भी हुआ कि पहले अमेरिका यूके का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में वो अलग होके एक अलग मुल्क बन गया। तो यही चीज़ हुई।
तो इस पूरे जंग में साथ सबसे ज़्यादा दिया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने, और इस जंग का नाम रखा गया रेवोल्यूशनरी वॉर। रेवोल्यूशनरी का मतलब है कोई चेंज आना, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आना, और ये जंग स्टार्ट हुई थी 1775 में। अब जब जॉर्ज वॉशिंगटन का हमने बता दिया, अब हम जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में मज़ीद लिखेंगे कि जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो अमेरिका की आर्मी के अंदर एक लीडर का रोल अदा कर रहे थे। आर्मी के अंदर इसलिए लीडर का रोल अदा कर रहे थे ताकि जंग जो है वो जीती जा सके। फिर क्या हुआ कि इन्होंने ही अमेरिका को ब्रिटेन से यानी कि ब्रिटिश हुकूमत से अलग कर दिया। फिर 1787 का दौर स्टार्ट हुआ। इस साल के अंदर प्रेसिडेंट चुनने की सिलेक्शन की जा रही थी कि किस बंदे को प्रेसिडेंट बनाया जाए, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जा रहा था अमेरिका के लिए, और उस लोकेशन का नाम था फिलाडेल्फिया, यानी कि फिलाडेल्फिया उन्हीं 13 कॉलोनीज़ में से एक कॉलोनी थी। अच्छा, जब आज़ादी मिल गई अमेरिका को ब्रिटिश से, तो उस 13 कॉलोनीज़ को बाद में हम कहना शुरू हो गए 13 स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही जो स्टेट्स थी ये पहले कॉलोनीज़ हुआ करती थी, इनको कॉलोनी से अब हम 13 स्टेट्स कहेंगे, क्योंकि अब ये अमेरिका का मुल्क बन गया है, सेपरेट हो गया ब्रिटेन से। तो यही जो 13 कॉलोनीज़ थी, इन्हीं में से एक, यही जो 13 कॉलोनीज़ यानी कि 13 स्टेट है, इन्हीं में से एक स्टेट का नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में ये चीज़ डिसाइड की गई कि प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा। फिर अप्रैल 30, 1785 जब स्टार्ट हुआ, उस वक्त पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, और पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया, जॉर्ज वॉशिंगटन को ही बनाया गया था पहला प्रेसिडेंट, और उसी वक्त ही कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया उसी के अंदर ये चीज़ डिसाइड की गई कि जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन एक और नाम से भी बड़ा मशहूर हुए, उसका नाम था फादर ऑफ हिज कंट्री। इस लाइन का मतलब ये है कि जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकन्स ने ये रिस्पेक्ट दी कि उनके लिए ज़ाहिर है जॉर्ज वॉशिंगटन एक बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर थे जिन्होंने अमेरिका का मुल्क बनवाने में हेल्प की, इसीलिए इनको लोग इज़्ज़त के लिए फादर ऑफ हिज कंट्री भी कहते हैं, ये इनका दूसरा नाम है। उसके अलावा जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कैपिटल है वो कौन सा है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। वैसे ही अमेरिका के अंदर जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, उस कैपिटल का यानी कि उस जगह का नाम भी जॉर्ज वॉशिंगटन के ऊपर ही रखा गया, यानी कि जॉर्ज वॉशिंगटन का जो अपना नेम है उसी नाम के ऊपर ही वाशिंगटन डीसी का नेम रखा गया। ये इसलिए किया क्योंकि अमेरिकन्स जॉर्ज वॉशिंगटन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी हिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, वो है डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस 1776। जब 1776 आ गया, ये जंग स्टार्ट हुई थी 1775 में। फिर उसके एक साल बाद यानी कि 1776 में प्रॉपरली अनाउंसमेंट दी गई कि अमेरिका अब ब्रिटेन से अलग हो चुका है, यानी कि अलग मुल्क बन गया है। तो ये हुआ था 1776 में। द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अमेरिका फ्री फ्रॉम द ब्रिटेन। ये जो लाइन है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस, ये बेसिकली एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है। इसको हम कांग्रेस की ब्रांच कहेंगे, चाहे हम इसको फुल नेम से बुलाएं सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस या सिंपल कांग्रेस। इस डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्ली अनाउंस कर दिया कि अब अमेरिका ब्रिटेन से अलग हो गया, और ये जो कांग्रेस है ज़ाहिर है ये अमेरिकन लोगों की ही एक डिपार्टमेंट है। द वर्ड स्टेट वॉज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉलोनीज। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो 13 कॉलोनीज थी पहले उनको हम कॉलोनी कहेंगे, 13 कॉलोनीज। जब तक कि ब्रिटिश लोगों का उन कॉलोनीज़ पे कब्ज़ा था तब तक हम उनको कॉलोनीज़ कहेंगे। लेकिन जैसे ही 1776 आया साल, जब आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों को, अमेरिकन्स को ब्रिटिश लोगों से, तो इन कॉलोनीज़ का नेम तब्दील होकर 13 स्टेट्स रख दिया गया। यही बात यहाँ पे लिखी है। बट थॉमस जेफरसन रोड अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम। थॉमस जेफरसन एक पर्सन थे जो कि कांग्रेस में ही वर्क करते थे। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें ये लिखा कि अमेरिका पहली दफ़ा आज़ाद हो चुका है, यानी कि इन्होंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने। अब हम थॉमस जेफरसन की हिस्ट्री देखते हैं। ही वॉज द मेन राइटर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस 1776।
थॉमस जेफरसन के बारे में हमने बताना है कि इन्होंने ही डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस को 1776 में। थॉमस जेफरसन का मानना यह था कि लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड राइट्स ऑफ फॉर द पीपल, इनका मानना ये है कि जो अमेरिकन पीपल थे या जितने भी इंसान रहते हैं उन सबको आज़ादी से रखा जाए, यानी कि सबके पास आज़ादी हो। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी, और मुल्क में जो हमारा मुल्क अभी बना है अमेरिका का, इसमें डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे वोट दे के हम अपनी पसंद के बंदे को चुने एज अ प्रेसिडेंट, या किसी भी बंदे को पॉलिटिक्स में प्रॉपर वोट दे के चुने, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और हर एक बंदे के पास राइट्स होने चाहिए, हम उनके राइट्स उनसे ले नहीं सकते। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा थॉमस जेफरसन प्रमोट किया करते थे। फिर आते हैं, ही लेटर बिकम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जब फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, उनके बाद तीसरे नंबर पे थॉमस जेफरसन बने थे प्रेसिडेंट। तो दरमियाने वाले जो बंदे थे ना, उनके बारे में भी आगे हिस्ट्री में लिखा है, जो जिनको सेकंड प्रेसिडेंट बनाया गया। अच्छा, अब इसी हिस्ट्री के अंदर आता है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जेम्स मैडिसन मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए इन 1785। ये जेम्स मैडिसन की फ़ोटो है। अब जब आज़ादी हो चुकी थी, यानी कि अमेरिका का मुल्क जब अलग हो गया था, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है एक मुल्क को चलाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जो मुल्क को चलाने के बारे में सारे लॉज और सारे रूल्स उसमें लिखे होते हैं। तो जेम्स मैडिसन वो पर्सन था जिसने यूएसए के मुल्क के लिए 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रखी। अब यहाँ से आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी और इस पर्सन का नेम भी याद रखना पड़ेगा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। फिर आपने बताना है कि ईच स्टेट मेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे इंट्रोड्यूस सेपरेशन ऑफ पावर, रिड्यूस द पावर ऑफ गवर्नर्स, कैप्स टू हाउसेस, लेजिस्लेचर एंड प्रोटेक्ट्स राइट। इस निचली लाइन का मतलब ये है कि जितनी भी वो 13 स्टेट्स जो थी उन सब ने भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। बाद में फिर उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के जेम्स मैडिसन ने एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन की किताब अमेरिका के लिए बना दी। बेसिकली वो जो एक किताब थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेरिका के लिए बनाई गई थी, वो अकेले जेम्स मैडिसन ने नहीं बनाई, इसके साथ तमाम स्टेट्स के जो हेड्स थे उन सब ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन की ये किताब प्रॉपरली बनवाने में हेल्प की थी जेम्स मैडिसन को। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें डालेंगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला गया कि हमारे मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर्स होंगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स की वीडियो यहाँ टॉप पे मैं उसका लिंक लगा देती हूँ, आप लोग देख लें। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है सेपरेशन ऑफ पावर का कि हर इदारा सेपरेटली वर्क करेगा, कोई भी एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देगा, यानी कि इंटरप्ट नहीं करेंगे, सारे अलग अलग वर्क करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। उसके अलावा जो गवर्नर्स थे उनकी पावर्स को कम कर दिया गया। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जैसे कि कांग्रेस, अमेरिका की जो कांग्रेस है वो बेसिकली लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 2 हाउसेस को रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात डाल दी गई कि जो 2 हाउसेस हैं जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट यानी कि कांग्रेस में होने चाहिए वो वैसे ही रहेंगे। उसके अलावा आम इंसानों के जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए ताकि किसी भी इंसान के राइट्स को कोई वायलेट ना करे। वायलेट का मतलब है ख़त्म करने की कोशिश ना करे। तो बेसिकली हम जैसे आम लोगों के जो राइट्स हैं उन सब को कॉन्स्टिट्यूशन में सेव कर लिया गया। इसलिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं वही यहाँ पे हमने लिखी हैं। अब हम जेम्स मैडिसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जेम्स मैडिसन बेसिकली इनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अमेरिका के लिए। ही प्लेड अ वेरी बिग रोल इन राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ज़ाहिर है इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। बाकी स्टेट्स ने मदद तो की थी लेकिन प्रॉपरली एक कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल देना वो सारा काम इन्होंने किया था जेम्स मैडिसन ने, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत पुटअप की। फिर आगे आएगा, ही ऑल्सो रोड मैनी पेपर्स कॉल्ड द फेडरलिस्ट पेपर्स टू एक्सप्लेन वाई द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गुड। और इन्होंने क्या किया कि एक फेडरलिस्ट पेपर्स तैयार किए। फेडरलिस्ट पेपर का मतलब ये है कि इन्होंने मेहनत देखी कि जब कांग्रेस का जो डिपार्टमेंट है, कांग्रेस यानी कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है जो अमेरिका में मौजूद है, उसमें ये जाके कहते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमारा तो उससे हमारे मुल्क को कितने कितने फ़ायदे होंगे। ये सारे फ़ायदे सारी चीज़ें ये लिख के कागज़ों पे लिख के जाया करते थे। तो उन कागज़ों का नाम रखा गया फेडरलिस्ट पेपर।
तो उन कागज़ों पे ये लिखा जाता था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया अमेरिका के लिए तो वो अमेरिका को कितना फ़ायदा देगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इन्होंने इस तरह से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट अप की। फिर उसके बाद आता है ही लेटर बिकम द 4th प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, एंड बाद में इनको अमेरिका का 4th प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। बेसिकली ये 3rd प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बाद में 4th प्रेसिडेंट भी यही बने थे। अच्छा, फिर आता है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्फेडरेशन। बेसिकली कॉन्फेडरेशन क्या होता है? कॉन्फेडरेशन वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया जा रहा है अमेरिका के लिए, लेकिन उस वक्त अमेरिका का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसका नाम रखा गया था कॉन्फेडरेशन। यानी कि अमेरिका का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम कॉन्फेडरेशन कहेंगे। लेकिन अमेरिका का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा नहीं चल सका क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। अब वो गलतियाँ क्या थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, द न्यू स्टेट्स वर फर्स्ट जॉइंड अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन। यानी कि पहले तो वो जो 13 स्टेट्स थी उन्होंने तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की, लेकिन जो बाद में स्टेट्स बनाएगी नई अमेरिका में, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जिसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्फेडरेशन, उसको बाद में ज्वाइन किया इन तमाम स्टेट्स ने। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि इस आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में क्या कमज़ोरियाँ थी? वो कमज़ोरियाँ ये थी कि नो एग्जीक्यूटिव, यानी कि कोई प्रेसिडेंट मौजूद ही नहीं था इसके बनने के बावजूद भी। नो नेशनल कोर्ट, कोई ऐसी कोर्ट ही नहीं बनाएगी जो सारे स्टेट्स को कंट्रोल कर सके। देखें, अमेरिका में सपोज अगर 13 स्टेट्स हैं, यहाँ मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सपोज ये 13 स्टेट्स हैं अमेरिका की। अब सब स्टेट्स के अपनी अपनी कोर्ट, अपने अपने मामला वो कोर्ट्स हैंडल करेंगे, लेकिन एक कोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि समझ लें एक बिग कोर्ट होनी चाहिए जो कि इन सारे स्टेट्स के मामला हैंडल कर सके। वो मौजूद ही नहीं थी। तो इस बिग कोर्ट को, यानी कि ऐसी कोर्ट जो सारे स्टेट्स को कंट्रोल में रख सके, तो इसको हम कहते हैं नेशनल कोर्ट, जो कि पूरे मुल्क के लिए होती है, वो मौजूद ही नहीं थी। उसके अलावा कांग्रेस हैड लिटिल पावर। कांग्रेस यानी कि दोबारा से वही बना देते हैं, वही जो 12 स्टेट्स थी, 12 कह रही हूँ 13 स्टेट्स थी। जैसे मैंने आपको कहा हर स्टेट में अपनी अपनी कोर्ट्स हैं जो उनको मैनेज करें, वैसे ही हर स्टेट में उनके अपने अपने लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, यानी कि कांग्रेस जैसा ही एक डिपार्टमेंट सब स्टेट्स में मौजूद है। लेकिन एक मेन कांग्रेस की ब्रांच, यानी कि एक मेन ब्रांच भी होनी चाहिए जो कि पूरे मुल्क को कंट्रोल करती है, पूरे मुल्क के लिए लॉज बनाती है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है ये। तो ये भी मौजूद नहीं था, जैसे कि कोर्ट भी मौजूद नहीं थी। तो ये वीकनेसेस थी जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिली। आगे आ जाता है इट सॉल्व्ड लैंड इश्यूज बट वाज टू वीक फॉर स्ट्रॉन्ग यूनियंस। यानी कि लैंड के मामला हैंडल करने के लिए ये ठीक थी, लेकिन बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े चीज़ों को इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से संभाला नहीं जा सकता था, क्योंकि इसमें ये चीज़ें ही, ये इदारे ही नहीं बनाए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, वो है फेलियर ऑफ कॉन्फेडरेशन। फेलियर का मतलब है कि क्या रीजंस ऐसी बनी जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन पहला वाला फेल कर गया। तो यहाँ मैंने 4 रीजंस बताए। कांग्रेस कुड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, यानी कि पहली बात तो ये है कि जितनी भी वो 13 स्टेट्स थी, उधर अगर कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बैठा है, वो अपने स्टेट्स के लिए अपने स्टेट के अंदर टैक्स वगैरह कलेक्ट करके ख़ुद को तो वो डिपार्टमेंट चला रहा था, लेकिन पूरे मुल्क के लिए जो कांग्रेस का डिपार्टमेंट बनाया गया, उसको ये लॉज दिए ही नहीं गए कि वो पूरे मुल्क से जो है टैक्स वसूल कर सके। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम कहते हैं ना आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, इसमें ये पावर्स रखी ही नहीं गई कि जो कांग्रेस है, जो मेन पूरे की पूरे मुल्क को कंट्रोल करेगी, चलाएगी, वो टैक्स वसूल कर सकती है स्टेट से। ये लॉज लिखे ही नहीं गए, जिससे नुकसान ये होता है कि खुदा ना करे अगर मुल्क पे, अमेरिका पे कोई दुश्मन मुल्क यानी कि कोई भी मुल्क हमला कर दे, तो ज़ाहिर है इसी कांग्रेस ने ही जो है हेल्प करनी है सबको, जो मेन बड़ी वाली कांग्रेस है। स्टेट्स तो वहाँ हेल्प नहीं कर सकेंगी। तो यही बात है कि कांग्रेस को पावरफुल होना ज़रूरी था कि वो टैक्स वसूल कर सके। तो ये एक सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। दूसरी चीज़ आती है स्टेट्स डिड नॉट ओबे सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जितनी भी स्टेट्स थी वो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि कांग्रेस या जो भी इदारा जो मेन है, जो पूरे मुल्क को चला रहा है, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करती थी तमाम स्टेट्स। यानी कि तमाम स्टेट्स
मेन इदारे को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, और ये रिस्पेक्ट ना होने की वजह यही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को वो पावर्स सारी दे दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर्स नहीं दी। इसी रीज़न से स्टेट्स भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी मेन इदारे को। फिर आगे आता है नो फुल गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्टेड, यानी कि प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब यह है स्टेट्स के पास पावर थी लेकिन किसी एक के पास पावर नहीं थी, किसी एक स्टेट के पास। तो इस तरह से एक अजीब सा सिस्टम आपको देखने को मिलता था, हर चीज़ एक तरतीब के साथ नहीं चल रही थी। उसके अलावा अमेंडमेंट्स वर वेरी हार्ड टू पास। अमेंडमेंट्स वर वेरी हार्ड टू पास का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लॉ बना हुआ था, यानी कि जो लॉ इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, उसको चेंज करना, चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ थी। ठीक है, हार्ड इस तरह से थी कि आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें सही जो है हमें नहीं लगी कि ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होना चाहिए कि अगर हमें कोई तब्दीली करनी हो तो वो तब्दीली भी आराम से हो सके। ठीक है, तो ये हमने कुछ कमज़ोरियाँ देखी जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल कर गया। दिस शोड दैट द नीड फॉर द स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट ने हमें बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, देखिए जितने भी वो 13 स्टेट्स थी, ठीक है, उन 13 स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मेन गवर्नमेंट चाहिए जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर कांग्रेस भी थी, कोर्ट्स भी मौजूद नहीं था, कुछ भी नहीं था सही से चल रहा, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और कमज़ोर होने की वजह वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इस पूरी जितनी भी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी, इसने हमें ये चीज़ सिखाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई। अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन 1787। ठीक है, मई 1787 को एक कन्वेंशन रखी गई फिलाडेल्फिया की स्टेट में। कन्वेंशन का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट्स के जो हेड्स हैं ना, इन 13 स्टेट के जो हेड्स हैं, ये लोग मिलने के लिए आए थे फिलाडेल्फिया की लोकेशन में, यानी कि एक समझ लें एक मीटिंग रखी गई जिसमें सारे स्टेट्स के जो हेड्स हैं वो फिलाडेल्फिया की स्टेट में आके बैठे और उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की। तो ये कन्वेंशन रखी गई थी मई को और साल था वो 1787 का। 55 डेलीगेट्स आए थे, ठीक है, 12 स्टेट से, यानी कि टोटल स्टेट्स 13 थी, 13 में से सिर्फ 12 स्टेट्स के डेलीगेट्स का मतलब ये है कुछ बंदे आए थे। ठीक है, सब स्टेट, सपोज एक स्टेट से 2 आ गए, तीसरी स्टेट से 3 आ गए, तो उससे टोटल अमाउंट हमें 55 बताई गई। ठीक है, और इन 55 बंदों ने अटेंड की थी ये मीटिंग फिलाडेल्फिया में। जो लीडर्स थे जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन, हैमिल्टन, मेडिसन, फ्रैंकलिन, तो ये डिफरेंट किस्म के जो लोग थे जिनका हम ऑलरेडी ऊपर 2-4 का डिस्कस कर चुके हैं, ये भी उधर मौजूद थे और साथ में उन तमाम स्टेट्स के डेलीगेट्स यानी कि लोग भी मौजूद थे। तो जो वाशिंगटन थे उनको जब प्रेसिडेंट बनाया गया इस कन्वेंशन का, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या मजीद बातें लिखी हैं। एट फर्स्ट दे वांटेड टू फिक्स द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन बट लेटर दे डिसाइडेड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वाशिंगटन को इस कन्वेंशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। इस लाइन का मतलब ये है कि वाशिंगटन को हेड बनाया गया इस कन्वेंशन का और कहा गया कि एंड पे आपकी ही सुनी जाएगी, यानी कि वाशिंगटन को हेड इस तरह से बनाया कि जो सारे लोग थे जो आए हुए थे मीटिंग में, सारों की एक दफ़ा डिस्कशन हो जाए, सारी बातें क्लियर हो जाए, एंड पे जाके जॉर्ज वाशिंगटन ने ही एक फ़ाइनल फैसला लेना था। अब इसमें एक और चीज़ भी हुई थी कि सारों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम कॉन्फेडरेशन जो पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड पे नतीजा ये निकला कि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन उसको सही नहीं किया जा सकता, उसको फिक्स नहीं किया जा सकता, क्यों ना हम अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। ठीक है, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया उसके बारे में अब हम रीड करने लगे हैं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स was signed in September 1787। अमेरिका का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पे तमाम स्टेट्स के हेड्स ने साइन किया था 1787 में। ठीक है, इट बिकम लॉ व्हेन 9 of 13 states approved it in 1788। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, 9 of the 13 स्टेट। देखिए, अगर 13 स्टेट में से 9 स्टेट्स ने भी अगर साइन कर दिया है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया जाएगा। अगर 9 की जगह 8 लोगों ने अगर सपोज साइन किया, बाकियों ने नहीं किया, तो 8 लोगों की बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये एक लिमिट रखी है
कि 13 में से कम 9 स्टेट्स ने भी अगर इस पर साइन कर लिया है, बाकियों ने बेशक नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन उन 9 लोगों ने अगर साइन करके एक्सेप्ट कर लिया इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा मुल्क अमल करेगा। फिर हुआ क्या कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1788 में, यानी कि 1788 में जब इस पर साइन वगैरह करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसके 1 साल बाद इलेक्शन जो रखे गए वो इलेक्शन भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रखे गए जो ये नया बना था। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट वर क्रिएटेड। अब हुआ क्या कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, कांग्रेस जो है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है अमेरिका का, ठीक है, हर मुल्क का अपना अपना एक नेम है। अब जैसे कि पाकिस्तान का जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसका नाम है पार्लियामेंट, ठीक है, वैसे ही अमेरिका के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का नाम है कांग्रेस। तो इसी कांग्रेस के अंदर 2 हाउसेस रखी गई। जो अपर हाउस है, बड़ी वाली हाउस, उसका नाम सेनेट रख दिया गया, और जो लोअर हाउस उसका नाम रख दिया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ये डिसीजन भी इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही लिया गया। अप्रैल 30, 1789 का दौर स्टार्ट हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि जो जॉर्ज वाशिंगटन है उनको पहला प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। ग्रोथ ऑफ द यूनियन at first there were 13 states. Over time more states joined. Today there are 50 states in the United America. अच्छा, पहले हुआ क्या कि 13 स्टेट्स हुआ करती थी, वक्त के साथ साथ दूसरी स्टेट्स भी ज्वाइन होना शुरू हो गई, और अब अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। आप इंटरनेट पे देखें, इंटरनेट पे अभी 50 से ज़्यादा बन गई होंगी। तो जो इंटरनेट बता रहा है उन्हीं स्टेट्स को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इंटरनेट कहता है ना कि 50 से ज़्यादा हो गई हैं, लाइक 54 हैं या 60 हैं, तो आप वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ कॉन्फेडरेशन। अब यहाँ पे आपने दोबारा से कुछ रीजंस दोबारा से लिख देनी है जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि कॉन्फेडरेशन यानी कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो टैक्स नहीं ले सकता था, यानी कि जो कांग्रेस है, जो मेन गवर्नमेंट है, वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स नहीं ले सकती थी। उसके अलावा अमेंडमेंट्स करना मुश्किल था। वही बात है जो आपने ऊपर पॉइंट्स में लिखी हैं, आप पैराग्राफ में थोड़ा लंबा करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जिसका बनता है कि ये सारे मुल्क को कंट्रोल करे, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं सब पे ये कंट्रोल कर सके, वो बहुत ज़्यादा वो गवर्नमेंट, सेंट्रल वाली गवर्नमेंट कमज़ोर बनाई गई। और इसी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स जो मिली थी वो इतनी कम थी कि समझ लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अब हुआ क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कांग्रेस बनाई गई थी वो टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर सकती थी। इसी वजह से कांग्रेस को टैक्स ना मिलने की वजह से पैसों की प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट को रहती थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट्स थी वो हर तरह से पैसे वगैरह सिर्फ खुद में ही बांटती थी, यानी कि स्टेट्स के जो लोग थे ना, हेड्स थे, वो जो भी पैसे आते थे खुद के ही गवर्नमेंट में और मुल्क में लगाते थे, खुद के ही इलाके में लगाते थे। जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनको ये लोग टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, जिसकी वजह से कांग्रेस इनको फोर्स भी नहीं कर सकती थी कि इनको पैसे दे। कांग्रेस जो थी वो पूरी कोशिश करती थी, ऑल्सो कुड नॉट मेक लॉज डायरेक्टली फॉर द पीपल। और जो कांग्रेस थी यानी कि जो मेन गवर्नमेंट का जो एक ब्रांच थी कांग्रेस, वो लॉज ही नहीं बना सकती थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि हर तरह से आप देख लें कितनी ज़्यादा कमज़ोर बनाई हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। देयर वाज नो फुल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव का भी कोई अच्छा सा डिपार्टमेंट पहले नहीं होता था। इवन आपने भी इस हिस्ट्री को देखा है कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन का, उस वक्त तो प्रेसिडेंट भी नहीं था। लेकिन जब फिलाडेल्फिया में सारे स्टेट्स के बंदे आए और उन्होंने जब दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही पहला प्रेसिडेंट रखा गया जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। सही है, तो इसी से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स भी अच्छे से मिलते हैं, और जुडिशरीज यानी कि कोर्ट्स भी अच्छे से बनाई गई। ये सारा कुछ सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफ़ी हार्ड था। हार्ड इस ऐसे था कि जो स्टेट्स थी वो एग्री भी नहीं करती थी, अगर कोई भी तब्दीली करना चाहे तो स्टेट्स मानती नहीं थी, जिसकी वजह से लॉज में अमेंडमेंट्स लाना यानी कि चेंजेस लाना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया। बहुत से लोग चाहते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्गर बने। बाद में जो लीडर लाइक जैसे कि हैमिल्टन एंड मेडिसन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कन्वेंशन की तरफ लोग जाएं, लेकिन ज़ाहिर है कन्वेंशन करना कोई चाह नहीं रहा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर एक बात पढ़ी कि कन्वेंशन रखी गई थी फिलाडेल्फिया में, तब ही जाके कॉन्स्टिट्यूशन नया बना, लेकिन इस कन्वेंशन में कोई आना ही नहीं चाह रहा था। तो हैमिल्टन और मेडिसन ने बहुत ज़्यादा लोगों को फोर्स किया, सपोर्ट किया, और बहुत ज़्यादा आप समझ लें अप्रिशिएट किया कि किसी तरह ये लोग मिल के बैठे सारे स्टेट्स के बंदे और कन्वेंशन रखें, एक मीटिंग रखें फिलाडेल्फिया के मुल्क में। अब जब हैमिल्टन एंड मेडिसन ने किसी तरह मनवा के कन्वेंशन रखवा दी, उसके बाद
1786 के बाद सारी स्टेट्स आपस में मिली और 1787 में सारी स्टेट्स ने फिलाडेल्फिया आने का फैसला किया। हुआ क्या कि हैमिल्टन एंड मेडिसन ने कैसे इनकी मीटिंग कराई। पहले हुआ क्या कि 5 स्टेटों को किसी तरह से इन बंदों ने कन्विंस कराया कि आपस में मीटिंग करें। जब ये 5 स्टेट्स के बंदे मान गए, फिर जाहिर है इन सारों ने मिल के फैसला किया कि क्यों ना अब सारी स्टेट्स के हेड्स को एक ही जगह पे बुलाया जाए। यही बात हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ी थी कि सारे स्टेट्स के जो हेड्स थे और उनके साथ जो डिफरेंट डेलीगेट्स थे, जो एक्स्ट्रा लोग थे जो हेल्प करने वाले थे उनके साथ, वो सारे के सारे आ गए थे फिलाडेल्फिया में। और इसी फिलाडेल्फिया के अंदर जॉर्ज वाशिंगटन भी बैठे हुए थे, मेडिसन भी बैठे हुए थे, जिनका हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इस तरह से हर तरह के लोगों को इकट्ठे एक जगह पे रखा ताकि सब लोगों की मौजूदगी में एक मीटिंग हो और सब लोगों की मौजूदगी में एक फ़ैसला लिया जाए कि अमेरिका के लिए क्या पिछला कॉन्स्टिट्यूशन हम ठीक करें या नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अमेरिका के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर इस तरह से बना दिया गया था। ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वही सेम बातें हमने दोबारा दोहरा देनी है कि जब मई 1787 आया तो उस वक्त क्या हुआ कि फिलाडेल्फिया के स्टेट में एक कन्वेंशन यानी कि मीटिंग रखी गई जिसमें 12 स्टेट के 55 डेलीगेट्स यानी कि 55 मैन आए थे उस मीटिंग में। लेकिन उस मीटिंग में एक स्टेट नहीं आया, उस स्टेट का नाम था रॉड आइलैंड। ये जो स्टेट है ये मीटिंग अटेंड करने इनका कोई भी नहीं आया पर्सन, लेकिन बाकी 12 स्टेट से 55 मैन आ गए थे। इस फिलाडेल्फिया के अंदर जब ये सारे मेंबर्स आ गए, उसके साथ साथ जॉर्ज वाशिंगटन भी यहाँ बैठे हुए थे, हैमिल्टन भी बैठे हुए थे, मेडिसन भी बैठे हुए थे, फ्रैंकलिन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन भी आए हुए थे। यानी कि ये बहुत मशहूर बंदे थे। उसके साथ साथ 12 स्टेट के अपने भी डेलीगेट्स आके बैठे हुए थे। अब इन सारों ने मिल के एक फेडरलिस्ट पेपर तैयार किया, यानी कि वैसे तो ये फेडरलिस्ट पेपर जेम्स मेडिसन ने तैयार किया था, लेकिन सारी स्टेट से मशवरे लेके उस फेडरलिस्ट स्टेट में बात लिखी गई कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का बनना चाहिए। तो इस फेडरलिस्ट स्टेट में मेडिसन ने चीज़ें देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। यानी कि जो फेडरलिस्ट स्टेट है इसमें रफ सा कॉन्स्टिट्यूशन डालना शुरू कर दिया कि कैसा होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि वाशिंगटन वॉज चोजन एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कन्वेंशन। एक दफ़ा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही वाशिंगटन को प्रेसिडेंट बना दिया गया। एट फर्स्ट दे प्लान टू इम्प्रूव द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन एज़ यूजुअल। जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने सोचा कि हम अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन को पहले हम ठीक करने की यानी कि इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन्होंने बहुत ज़्यादा देखा कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता तो सारे लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि क्यों ना हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। सितंबर 1787 का जब वक्त आया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। यानी कि मई 1787 में मीटिंग रखी गई और सितंबर 1787 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा साइन हुआ था। साइन का मतलब ये है कि 13 में से अगर 9 स्टेट्स ने भी इस पे साइन कर दिया। साइन होने का मतलब ये है कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन पे उसी तरह से ही अमल किया जाएगा जैसे कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन पे अमल किया गया था। यानी कि इसको सितंबर में लिख दिया गया और इसको साइन कर दिया गया। और इसमें यह बात भी बताएगी कि 13 में से अगर 9 ने भी इसको अप्रूव कर लिया तो इस पर अमल कर लिया जाएगा। फिर जून 1788 का दौर आया, 9 स्टेट एग्रीड एंड इन 1789 इलेक्शंस वर हेल्ड। फिर उसके कुछ वक्त बाद 1788 में 9 स्टेट्स ने इस पे अमल कर लिया। यानी कि 9 स्टेट्स ने कह दिया कि ठीक है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं और इन्होंने अपना साइन उस पर कर दिया कि हमने इसको एक्सेप्ट किया। बाकी की जो स्टेट्स थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और साइन भी नहीं किया। तो जिन स्टेट्स ने यानी कि 9 स्टेट्स ने जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया तो जो नए इलेक्शंस रखे गए 1789 में वो इलेक्शन भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हुए थे जब इन 9 स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हुआ क्या था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो काफ़ी सारी स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। समझ ले 5 स्टेट्स ने किया था, 9 पूरी नहीं हो रही थी। जब तक 9 पूरी नहीं होंगी इस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं किया जाएगा। तो कुछ साल जब गुजर गए 1788 का जब वक्त स्टार्ट हुआ तो 9 स्टेट्स मान गई और 9 स्टेट्स ने इस पर अपना सिग्नेचर कर लिया। जब 9 स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसके 1 साल बाद जो इलेक्शंस रखे गए वो इसके 1 साल बाद जो रखे गए थे वो इलेक्शंस भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुए थे। यानी कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था मुल्क उसी के ऊपर चल रहा था जब तक कि 9 स्टेट्स ने इसके ऊपर साइन नहीं कर लिया।
तो आपने बताना है कि जून से इस पर साइन किया गया, 9 स्टेट ने इस पर साइन किया, उसके बाद इलेक्शंस जो हैं उसके 1 साल बाद रखे गए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट जो है बनी उसके बाद, जब इन 9 स्टेट्स ने इस पर साइन किया उसके बाद ही जॉर्ज वाशिंगटन को ही प्रेसिडेंट बनाया गया इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है कंक्लूजन में लिखना है, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड टू रिप्लेस द वीक आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड टू रिप्लेस द वीक आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, यानी कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये इसीलिए बनाया गया ताकि पुराने आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन को हटाया जा सके, क्योंकि शुरू में ये बना था तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, इसलिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। इट क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, यानी कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसने क्या किया कि गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। कैसे कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बना जिसमें एक प्रेसिडेंट भी हो, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट बनाया गया, जुडिशरी का डिपार्टमेंट बनाया गया, और टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस भी आए, जैसे कि पुराने वक्त में स्टेट्स 13 से ग्रो होके 50 हो गई 1987 के बाद से। तो इस तरह की बातें यहाँ लिखी हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद नई स्टेट्स भी बनी, तो वैसे वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बेहतर होता गया।